मैं हाथ बांधकर सलाम करता हुआ लंगर खाने की तरफ चला गया। होटल का आदमी घोड़ी लेकर चला गया। मैंने नल पर मुंह हाथ धोया और लंगर खाने में जाकर डांगरी से कहा, क्या हुआ ठाकुर, आज कैप्टन साहब का मिजाज क्यों गर्म है? डांगरी बोला, अरे जांगली, तुमको नहीं मालूम, उधर कैंप नंबर 2 के सारे जवान मर गए हैं और कोई कैदी भाग गया है। ये लो पूरी खाओ, तुम्हें इससे क्या। मैं लकड़ी के बेंच पर चाय का कटोरा सामने रखकर केले के पत्ते पर रखी पूरियां खाने लगा। मेरी आंखें बड़ी होशियारी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। फौजी जवान इधर से उधर तेज तेज चलते नजर आ रहे थे। हर कोई घबराहट में था। एक जीप तेजी से पोस्ट से बाहर को दौड़ी। मैं ये टोह लगाना चाहता था कि डॉक्टर फरीदी अभी तक किले के नीचे ही है कि उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है। इतने में वो संतरी आ गया जिसने मुझे तहखाने की ड्यूटी बदलवाने के लिए कैप्टन साहब से सिफारिश करने को कहा था। ये शख्स मुझे असल बात बता सकता था। मैंने उसे चाय पीने की दावत दी तो वो बोला, अरे अहमदू, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, ठाकुर क्या बताऊं, सुबह सुबह जंगल की तरफ गया था कि 2-4 तीतर मार कर लाऊंगा। ऐसा रास्ता भूला कि अगर चावड़ के पटेल के आदमी मेरी मदद न करते तो आदमखोर शेर मुझे हड़प कर गया था। वो भी चाय का जग लेकर मेरे पास ही आकर बैठ गया। मैंने जानबूझकर मौजू को छेड़ दिया और कहा, कैप्टन साहब का मिजाज अभी गर्म है, कल उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। संतरी ने तशवीश की नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? कैंप नंबर 2 के जवान सांप के डसने से मर गए हैं। एक को गोली भी लगी है। अरे वहां से कैदी मेम को दुश्मन के आदमियों ने अगवा कर लिया है और भाई अब नीचे तहखाने में कोई नहीं है। ड्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या वो बुढ़ा कैदी वहां नहीं? वो बोला, अरे उसे तो अभी 1 घंटा पहले हेडक्वार्टर की गार्ड आकर ले गए हैं। अच्छा हुआ यार, हमारी जान भी छूटी। तहखाने की सीलन में ड्यूटी देते देते मेरी टांगों में दर्द रहने लगा था। मुझे इसी रद्द अमल की तवक्को थी। नौरीन के फरार के बाद डॉक्टर फरीदी का वहां से निकाल लिया जाना एक कुदरती बात थी। सवाल ये था कि अगर उसे हेडक्वार्टर की गार्ड अपने साथ ले गई है तो क्या उसे हेडक्वार्टर के लॉकअप में रखा जाएगा? हेडक्वार्टर अहमदाबाद के मज़ाफात में था। बहरहाल अब मेरा भी वहां से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने तैयारी शुरू कर दी। दूसरे ही रोज कैप्टन सिंह को वहां से बदल दिया गया और उसकी जगह एक बंगाली कैप्टन मिस्टर गुप्ता आ गया। फुल वर्दी में वो अपनी जीप से बाहर निकला। सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक के पीछे से उसकी आंखें मुर्दा नजर आ रही थीं। इन आंखों में मुझे इंतहा दर्जे की संगदिली छुपी हुई दिखाई दी। उसने एक गहरी नजर से इर्द गिर्द का जायजा लिया। जवान अटेंशन खड़े थे। मैं भी एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। वो आहिस्ता से अपने सर को हिलाता कमांड ऑफिस में दाखिल हो गया। मेरा टारगेट अब सौराष्ट्र में ही दरियाए घार तक के पार अमरेली का चौका ढाबा था, जिससे आगे निरोला की वादी में पश्चिम की जानिब पहाड़ी के दामन में सीधा डाकू की कमिंगगाह थी और जहां मेरे मिशन की एक अहम तरीन शख्सियत नौरीन बाहिफाजत मौजूद थी। मैं दोपहर के खाने तक ऑफिस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा। मैंने अब जहां से बहुत जल्द निकल जाने का प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि जहां अब मेरे लिए खतरा ही था। नया कप्तान आया था जो किसी भी वक्त मुझे बुलाकर पूछगिछ कर सकता था, क्योंकि मैं इन सारे फौजियों में गैर फौजी और बाहर का आदमी था। जहां से निकलने से पहले अमरेली के बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी था, क्योंकि मैंने अमरेली का नाम तो बहुत सुन रखा था, मगर मैं उस तरफ कभी नहीं गया था। दोपहर का खाना खाने में लंगर में गया तो वहां फिर अपने तहखाने वाले संतरी से मुलाकात हो गई। न जाने क्यों मैंने उसके सामने अमरेली का नाम लेना मुनासिब न समझा। ये मेरी एक कमांडो जासूस की दूरंदेशी थी जिसने मुझे ऐन वक्त पर रोक दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता हूँ और कैप्टन गुप्ता को किसी तरह इल्म हो जाता है कि पाकिस्तानी लड़की नौरीन के फरार और इंडियन फौजियों की हलाकत की साजिश में मेरा भी हाथ है, तो संतरी उसे बता देगा कि मैं उससे अमरेली के बारे में पूछ रहा था। और जाहिर है फिर फौज के लिए वहां मिनटों में पहुंच जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने ये काम लाखन डाकिया से लेने का फैसला किया। चुनाचे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मैंने साइकिल पकड़ी और रखेलपुर कस्बे की तरफ चल पड़ा। लाखन अपने मकान के सहन में चारपाई पर बैठा रोटी खा रहा था। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, आज तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा था बाबू। लाखन बोला, आओ बैठो रोटी खाओ। रोटी हमने मिलकर खाई। उसके बाद बीड़ियां सुलगाकर बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उससे अमरावती के शहर का जिक्र किया कि वहां मेरे एक रिश्ते में खालू का पता चला है। जी चाहता है कि कभी उधर का चक्कर लगाऊं। लाखन बोला, अरे तू छुट्टी लेकर क्यों नहीं चले जाते? अपने रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए। रिश्तेदार आखिर अपने ही होते हैं। मैंने कहा, दादा ये अमरावती जहाँ से कितनी दूर होगा? वो बोला, तुम्हें अहमदाबाद से ट्रेन पकड़नी होगी। तुम ढांड के रेलवे स्टेशन पर उतर जाना, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी। आगे बोलारिया का कस्बा आता है। यहाँ से एक रास्ता तो अमरेली को जाता है और दूसरा अमरावती को। सुबह को चलोगे तो शाम को वहां पहुंच जाओगे। मैंने सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। वो बोला, अमरावती शहर जितना कस्बा हो गया है। रेलवे लाइन बन रही है उधर, अगले साल तैयार हो जाएगी। रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, फिर रास्ता छोटा हो जाएगा। ढांड से सीधी रेल जाया करेगी। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा दादा अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है।
फिरोज भाई के बारे में उसने सिर्फ इतना बताया कि वो अभी तक पुलिस वालों की हिरासत में है। मैं चुपके से इजाजत लेकर वहां से साइकिल पर सवार होकर निकल आया। शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं वापस कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। मैंने झोंपड़े में जाकर रुपयों का जायजा लिया। मेरे पास 500 रुपए थे। ये रुपए मेरे सफर के अखराजात से बहुत ज्यादा थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से चल दूंगा, रखेलपुर से बस पकड़ूंगा जो मुझे अहमदाबाद पहुंचा देगी, और फिर अहमदाबाद में अपने मैकेनिक एजेंट से मिले बगैर ढांड की तरफ निकल जाऊंगा। अपने एजेंट से मिलकर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं थी। आखिर मुझे नौरीन को लेकर वापस उसी के पास ही आना था। मेरे मंसूबे में यह भी शामिल था कि कैप्टन गुप्ता से ये कहकर एक दिन की छुट्टी ले लूंगा कि रखेलपुर अपने एक बीमार दोस्त की अयादत के लिए जा रहा हूं, ताकि मेरे अचानक गायब हो जाने से उसे शक न पड़े। रात का खाना खाने मैं लंगर में आ गया। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से कुछ नए फौजी आए हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। मैं मोहतात हो गया। मेरा संतरी दोस्त और हवालदार किशन लाल भी मेरे करीब ही बेंच पर बैठे भोजन वगैरह कर रहे थे, मगर मैंने उनसे कोई बात न की। मेरा तहखाने वाला संतरी दोस्त अपनी बाल्टी उठाकर मेरे पास आकर बैठ गया। दादा क्या सोच रहे हो, आज किसी से बात नहीं करते? मैंने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है दादा, असल बात यह है कि कस्बे में मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त बीमार है, उसके बारे में जरा परेशान हूँ। सोचता हूँ कल कप्तान साहब से छुट्टी लेकर उसकी खबर ले आऊं। संतरी ने बेनियाजी से कहा, क्यों नहीं, चले जाना। और लंगर से उठकर मैं कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल दिया कि सुबह की छुट्टी के लिए कहूँ। फिर सोचा कि एक दरखास्त लिखकर तहखाने वाले संतरी को दे देता हूँ। मैं नए कैप्टन के सामने नहीं जाना चाहता था। मैंने कापी का वर्क फाड़ कर उस पर गुजराती जबान में छुट्टी की दरखास्त लिखनी शुरू कर दी। मैंने अभी 2-3 सत्र ही लिखी थी कि एक फौजी लंबे लंबे डग भरता दरवाजे पे आकर रुक गया। करख्त आवाज में बोला, चलो तुम्हें कैप्टन साहब ने बुलाया है। एक बार तो मेरा दिल डूब सा गया। मुझे कैप्टन गुप्ता की सर्द ठंडी बेदर्द आंखें याद आ गईं। मैं भाग नहीं सकता था। कॉपी बंद करके उठा और संतरी के साथ कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कैप्टन गुप्ता अपने कमरे में सोफे पर स्लीपिंग गाउन पहने बैठा था और उसके दोनों हाथ जेबों में थे। हवालदार मुझे लेकर कमरे में आया तो कैप्टन गुप्ता ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। हवालदार सैल्यूट करके चला गया। उस बंगाली कैप्टन के चेहरे पर कुछ ऐसे मशकूक किस्म के तासुरात थे कि मेरा माथा ठनका कि दाल में कुछ काला है। बहरहाल मैंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर न होने दिया और सलाम करके अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। कैप्टन गुप्ता ने एक पल के लिए अपनी छोटी छोटी सर्द आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी निगाहों की बेजान ठंडक मुझे अपने जिस्म के रगोपह में उतरती हुई महसूस हुई। मैंने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, सर आपने मुझे याद किया है। बंगाली कैप्टन बदस्तूर मुझे घूरता रहा। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और मैं एक अदना मुलाजिम की तरह सोफे के कोने पर सिमट कर बैठ गया। अब कैप्टन गुप्ता हिंदी में बोला, तुम गुजराती मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ साहब, सूरत में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और मैं। कैप्टन गुप्ता ने मेरी बात काट दी। तुम शहर को छोड़कर इस कस्बे रखेलपुर में नौकरी की तलाश में क्यों आए? मैं बेहद मोहतात हो गया क्योंकि इस बंगाली कैप्टन को मुझ पर कुछ शक पड़ चुका था। मैंने आजिज़ाना लहजे में कहा, साहब जी, शहर में कोई काम न मिला तो इधर आ गया कि कस्बे में छोटा मोटा काम भी मिल गया तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूंगा। कैप्टन गुप्ता के दोनों हाथ स्लीपिंग गाउन की जेबों में थे और वो अपने दाएं हाथ को जेब के अंदर घुमा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम डाक खाने में पैकर थे, फिर जहां पूना रेजिमेंट की कमांड पोस्ट में क्या सोच कर आए थे? ये बड़ा खतरनाक सवाल था, लेकिन मैं भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, पहले वाले कप्तान सिंह साहब को मैंने सप्लाई डिपो की चोरी पकड़वाई थी। उन्होंने खुश होकर मुझे अपना खास सिविलियन अर्दली बना लिया। अब आपकी खिदमत पर लगा हूं। कैप्टन गुप्ता ने अपना दायां हाथ जेब में से निकाला तो मुझे उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल चमकता हुआ नजर आया। तुम जेरे हिरासत हो। वो सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर हवालदार को आवाज दी। हवालदार ठकाठक फौजी बूथ बजाता अंदर घुस आया। कैप्टन गुप्ता ने उसे हुक्म दिया, इसे क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बंद कर दो, ये दुश्मन का जासूस है। एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन हिल गई। फिर मैंने अपने हवास को मुजतमा किया और हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मैं जासूस कहाँ हूँ? मैं तो भारतीय सेना का सेवक हूँ। कैप्टन गुप्ता ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से मेरे मुंह पर उल्टा तमाचा मारा और हुर्रा कर बोला, ये तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि तुम कौन हो। ले जाओ इसे हवालदार। एक बार तो मेरा खून खौल उठा, मगर मामला इस कदर नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था कि मेरे पास सिवाय सब्र करने के और कोई चारा नहीं था। हवालदार ने अपनी राइफल की नाली मेरी गर्दन से लगा दी और रोबदार आवाज में हुक्म दिया, आगे चलो। बाहर रात गहरी हो रही थी और आसपास अंधेरा छाया था, मगर चंद कदमों के फासले पर कमांड पोस्ट के ऑफिस, बैरक और डिस्पेंसरी के बाहर बल्ब रोशन था। गार्ड पहरे पर थे।
हवालदार ने बाहर निकलते ही फौजी जवानों को आवाज दी। एकदम से 3 फौजी बैरक में से निकलकर हमारी तरफ लपके। ये दुश्मन का एजेंट है, इसे क्वार्टर गार्ड में बंद करना है। उन फौजियों ने मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गए और अंदर बंद करके सलाखों वाले दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल कर दिया। 2 फौजी वहां स्टीन गन्ने उठाए पहरे पर खड़े हो गए। थोड़े से वक्त में सब कुछ उलट पलट हो गया था। कहाँ मैं पौ फटने की लारी से अहमदाबाद फरार होने का मंसूबा बना रहा था और कहाँ अब फौजी क्वार्टर गार्ड में एक दुश्मन जासूस की हैसियत से बंद था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सिविलियन जेल से फरार हुआ जा सकता था, लेकिन फौजी क्वार्टर गार्ड से भागना बज़ाहिर नामुमकिन था। मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस बात का था कि अगर किसी वजह से मेरी पुरानी हिस्ट्री खुल गई तो मुझे फौरन शूट कर दिया जाएगा। मैं क्वार्टर गार्ड के फर्श पर एक कोने में जाकर बैठ गया। उस वक्त मेरा जहन बहुत परेशान था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों ना शाम होते ही वहां से निकल गया। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। अगरचे मुझे इस बात का इत्मीनान था कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन भारतीय फौज के चुंगल से निकल चुकी है और जहां से दूर निरोला की पहाड़ियों में मेरी मोहसिन और बकौल उसके मेरी पत्नी सिद्धा डाकू की हिफाजत में है। इसके बावजूद अभी डॉक्टर फरीदी इन लोगों की कैद ही में था और जैसा कि मुझे पता चला था कि उसे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था। इलावाजी मुझ पर मिलिट्री पूछगिछ की नाकाबिल बर्दाश्त अजियतों का एक लामुतनाही सिलसिला नाजिल होने वाला था। मैं एक तजुर्बाकार और मुहिब्बुल वतन कमांडो था, मगर इस बात का खदशा मेरे एहसासात से चिमटा हुआ था कि कहीं इंटेरोगेशन के दौरान किसी ट्रैंकुलाइजर या बेहोशी की दवा के ज़ेरे असर मेरे मुंह से नौरीन के ठिकाने के बारे में कोई बात न निकल जाए। इन तमाम हालात के पेश नजर मेरा फौज की तैद से फरार बेहद जरूरी था, लेकिन इंडियन मिलिट्री की तैद से किसी जासूस का फरार हो जाना कोई आसान बात नहीं थी। बहरहाल मेरे जहन ने फरार के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक बात का मुझे यकीन था कि कैप्टन गुप्ता सिर्फ आज की रात मुझे क्वार्टर गार्ड में रखेगा और सुबह होते ही फौजी गार्ड की हिफाजत में शायद हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दे। लेकिन दूसरे दिन मालूम हुआ कि एक पाकिस्तानी जासूस से कीमती राज उगलवाने का क्रेडिट वो खुद लेना चाहता था। चुनाचे दूसरे रोज उसके हुक्म से मुझे रखेलपुर वाली कमांड पोस्ट के तहखाने में उस कोठरी में बंद कर दिया गया जहां इससे पहले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन को रखा गया था। अब कैप्टन गुप्ता ने पूछगिछ का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले 2 रोज तो मुझे मारा पीटा गया और मैंने एक ही रट लगाई रखी कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, सौराष्ट्र का रहने वाला गरीब नौजवान हूँ। मगर कैप्टन गुप्ता के हुक्म से 2 फौजी मुझे छत से उल्टा लटका कर घूंसों से मेरी पिटाई करते। रात को मुझे छत के रस्से से उतार कर फर्श पर लिटा दिया गया। एक मरहट्टा फौजी ने मेरी गर्दन पर अपना भारी बूट रख कर दबाना शुरू कर दिया और दूसरा फौजी मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जलता हुआ सिगरेट लगाने लगा। बड़ी चीखें निकल गईं। बंगाली कैप्टन ने मेरी पस्तियों में जोर से ठोकर मारकर कहा, पाकिस्तानी मफरूर लड़की कहाँ है? अब भी बता दो, मैं तुम्हारी मुआफी का जिम्मा लेता हूँ। तुम्हें हम खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। मैंने कराहते हुए कहा, साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, जासूस नहीं हूँ। यह सुनते ही एक बार फिर मुझ पर लातों और घूसों की बारिश शुरू हो गई। सारी रात मीम बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। दूसरे रोज मुझे अजियत का निशाना नहीं बनाया गया था। तीसरे दिन फिर बंगाली कैप्टन मेरे सर पर मौजूद था। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए। मेरे जिस्म को धुनक कर रख दिया गया था। एक आंख सूज गई थी। दिन में एक बार मुझे खाने को एक सूखी रोटी और पानी की तरह पतली दाल दी जाती थी। मैंने इंतहाई अजियत सहकर भी अपनी जबान न खोली। तीसरा हफ्ता जा रहा था। 2 रोज से मेरे पास सिवाय दाल रोटी देने वाले के और कोई ना आया। शायद बंगाली कैप्टन मुझसे राज उगलवाने के लिए कोई नया सितम इजाद करने की फिक्र में था, मगर ऐसा न हुआ। मुझे कुछ एहसास नहीं कि कोठरी में दिन कब तुलू होता है और रात कब छा जाती है। एक धीमा बल्ब मुसलसल कोठरी के बाहर जलता रहता था और जो 2 सिपाही पहरा देते थे उनमें से मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ये सिपाही वैसे भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक रोज मैं कोने में लगा उकड़ू बैठा, अपनी सूजी हुई एक आंख पर अपने कुर्ते के दामन से गर्म सांस की टकोर कर रहा था। राहदारी में फौजी बूटों की आवाज आई। 2 मरहट्टा सिपाही ताला खोलकर मेरी कोठरी में दाखिल हुए। एक फौजी ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया, दरवाजे की तरफ धकेल कर कहा, बाहर चलो। दिल में ख्याल आया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मुझे तहखाने से निकाल कर खुली हवा में लाया गया तो देखा कि आसमान पर काली घटा छाई हुई है। ठंडी हवा चल रही थी और सामने एक फौजी स्टेशन वैगन खड़ी थी। उसके पास 3 फौजी राइफलें थामे अटेंशन खड़े थे। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कैप्टन गुप्ता अपने ऑफिस से निकला तो उसके साथ एक नौजवान फौजी भी था। कैप्टन ने उसके हाथ में कुछ कागज थमाए और उसे मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा जो मैं दूर होने की वजह से न सुन सका। मुझे दोनों मरहट्टा फौजी
फौजी अपने घेरे में लिए खड़े थे। नौजवान फौजी ने कैप्टन को सैल्यूट किया और मेरी तरफ बढ़ा। ये एक खुश शक्ल सांवले रंग वाला लेफ्टिनेंट था, जिसकी टोपी पर मरहट्टा राइफल्स का निशान लगा हुआ था। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मेरे बाजू पुश्त पर बांधे और मुझे स्टेशन वैगन में धकेल कर अकबी दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से ये दोनों मरहट्टा सिपाही भी अंदर आकर मेरे पास बैठ गए।